जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी सराफ़ा एंड ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद मिस्टर रेहान रब्बानी साहब के साथ इस हालात की वजह से जो सेल्स हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। पैशन न्यूज़ और पैशन फाउंडेशन एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। हम इनके लिए बहुत दुआगो हैं कि अल्लाह इनको तरक्की दे और ये इसको मज़ीद आगे लेके चलें। नाज़रीन, दिस इज़ शादाब अरशद और आज मैं हूँ जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी सराफ़ा एंड ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद मिस्टर रेहान रब्बानी साहब के साथ। उनसे कुछ डिस्कशन करेंगे अपने ज्वेलरी सिस्टम के ऊपर, गोल्ड के ऊपर और अपने जेम स्टोन्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को लेके। सो लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर रेहान रब्बानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं खैर खैरियत से? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे थे आप लोगों के साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जब गुज़रते हैं सराफ़ा बाज़ार से तो हमें यहाँ पर माशाल्लाह से ज्वेलर्स, जेम स्टोन्स, गोल्ड, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो पिछले 4-5 सालों से हम गोल्ड की पोजीशन देख रहे हैं उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि परचेजिंग पावर लोगों की है अभी फ़िलहाल के बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या क्या सिलसिला चल रहा है आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बेशक जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जब से गोल्ड रेट्स ने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है और एकदम 570 और फिर वापस 420 तक वापस आया गोल्ड, तो इसके दरमियान में जो हमारे कस्टमर्स हैं वो एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी का शिकार हो चुके हैं। वो यही सोचते हैं कि शायद आज गिर जाएगा तो मैं ले लूँगा या कल बढ़ेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि बेच दूँगा। लेकिन इस बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि गोल्ड के रेट्स डाउन होने से और फिर एकदम से बढ़ने से लोगों ने ना ख़रीदारी ख़रीदारी भी छोड़ दी है और सेलिंग भी छोड़ दी है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रेट बढ़ेगा तो हम बेचेंगे, और जो ख़रीदार हैं वो सोच रहे हैं कि रेट डाउन होगा तो हम ख़रीदारी करेंगे। लेकिन अब इस हालात की वजह से जो सेल्स हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई हैं। गोल्ड के रेट्स इतने फ्लक्चुएट हो गए हैं कि एक आम आदमी, सफ़ेद पोश या इवन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी इसे अफोर्ड करते हुए 10 बार सोचता है कि मैं इसको किस तरीके से परचेज़ करूं, अपनी बेटी बहू के लिए किस तरह लेके जाऊं। अभी रिसेंटली नया बजट अनाउंस हुआ है 2026 का, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में कुछ गोल्ड के प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है या ये मज़ीद ऊपर जाने के ही चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको? सर एक्चुअली अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के अंदर पॉजिटिविटी देगी तो इंशाल्लाह इसका सेल्स भी बढ़ेंगी और हम एक्सपोर्ट लेवल्स पे जाके इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपनी मुल्क के लिए फॉरेन रेमिटेंस भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें सपोर्ट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस इंडस्ट्री की कि इस इंडस्ट्री के लिए इनपुट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में कि हम सोना इंपोर्ट कर सकें अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। हमें टोटल रिलाई करना पड़ता है। जो बेचने वाले लोग आते हैं अपना सामान सोना बेच के जाते हैं, उसी को हमें दोबारा से रिफ़ाइन करके तो दोबारा से नई ज्वेलरी बना के अपने क्लाइंट्स को देना पड़ता है। तो जो इनपुट है वो अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली जब आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें इजाज़त ही नहीं देंगे कि हम उसे इंपोर्ट कर सकें तो लोग सेविंग्स किस तरह करेंगे? फिर लोग जो हैं वो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज देखेंगे कि हम अपनी सेविंग्स कहाँ पे डाल सकते हैं। कोई लैंड की तरफ चला जाएगा, कोई स्टॉक्स की तरफ चला जाएगा, लेकिन जो असल चीज़ है जिसमें आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं वो गोल्ड है। क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है, अगर आपने वही अमाउंट गोल्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रखी होगी तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, आपका पैसा बच जाएगा। नहीं तो आज आपने 10 लाख रुपया बचाया है, कल को 2 साल बाद वो 10 लाख की जो रियल वैल्यू हो सकता है वो 4 लाख रुपये रह जाए।
लेकिन अगर आपने वही 10 लाख का गोल्ड ख़रीदा होता तो आपकी जैसे जैसे गोल्ड की इंक्रीज़ हो रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे उसकी भी प्राइस, आपकी मनी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये सराफा एसोसिएशन के जो आपके कोर मेंबर्स हैं उनके बारे में क्या रहा कि उन्होंने क्या हिकमत अमली इस्तेमाल की इस चीज़ के ऊपर कि गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात किए हैं या क्या चीज़ कुछ इस तरह का वर्कआउट किया कि जिसके ऊपर हम कहें कि जी गवर्नमेंट इस तरफ भी तवज्जो दे या गोल्ड के ऊपर कुछ हम लोग वर्कआउट कर सकें? सर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे जैसे रेट बढ़े गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती, गवर्नमेंट ने अपना एक उल्टा हम पे प्रेशर डालने शुरू कर दिए कि जी रेट बढ़ गया है तो अब आप टैक्सेस भी हमें 10 गुना ज़्यादा दें। अब ज़बरदस्ती टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं हमारे से। अब हम लोगों की हालात इस वक्त ये हो चुकी हैं कि हमें कहा जाता है कि जी आपने इतने पैसे देने, आपने इतने पैसे देने हैं, जबकि आप ये नहीं देख रहे कि रेट बढ़ने से सेल्स कम हो गई हैं। अगर एक बंदे ने 10 लाख का या 50 लाख का स्टॉक रखा हुआ है तो ज़ाहिर बात है वो 50 लाख का स्टॉक बिकेगा तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। अब उसका 50 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है उसी तरह वो किस तरह टैक्स देगा? माशाल्लाह से जो हमारे आसिफ इदरी साहब हैं, जो हमारे सदर हैं, और जो राजा फजन साहब हैं सीनियर नायब सदर, वो इस काम के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। हमने DNFPP के अगेंस्ट, जिसमें हमारे सर्वे स्टार्ट हो गए थे कि जी शॉप पे शॉप जाके आप सर्वे करें, जबकि वो गलत बात थी। इन्फॉर्मेटिव के लिए वो सिर्फ लॉ बनाया गया था कि ये इन्फॉर्मेशन दें कि जी अगर किसी ने कोई 20 लाख से ऊपर की सेल की है तो वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन वो उन्होंने उल्टा इन्फॉर्मेशन के बजाय उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, नहीं जी अब आपने हमें अपने ऑडिट करवाना है, आके टैक्सेस चेक, हमारे स्टॉक्स चेक करेंगे, हमारे दुकानों पे खाते खोलेंगे, इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी। ये तो हमने वफाकी मुतसब के पास जाके एक स्टे ऑर्डर लिया और बाद में माशाल्लाह से वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस ऑर्डर को अपहेल्ड किया और डिपार्टमेंट को कहा कि जी हमारे साथ SOPs डिसाइड करें और SOPs डिसाइड करके उसके मुताबिक आगे जो भी आप कानून की प्रैक्टिस करेंगे वो SOPs के मुताबिक करेंगे। तो हम लोगों का कुछ जो प्रेशर था वो डिज़ोल्व हुआ। अच्छा सर, ये तो हमने अपने कोर कमेटी मेंबर्स जो आप लोगों के हैं उनके बारे में आपने डिस्कस कर लिया। अभी अब हमें डोमेस्टिक लेवल पे बात करते हैं कि आवाम के लिहाज से आप यहाँ पे माशरा से अरसदराज से बैठे हुए हैं और देख रहे हैं सारा मंजरनामा जो भी यहाँ पे आपके सामने हो रहा है। उसके मुताबिक आपको यहाँ पे कौन कौन से लगता है कि प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं या आवाम को किन किन मसाइल जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं अपने लिहाज से? जो हमारे मेन इशूज़ हैं, कोर इशूज़, वो हैं ट्रैफिक का इशू है, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, ट्रेनिंग के इश्यूज़ हैं, टैक्सेस के इश्यूज़ हैं। ये हमारे ऐसे कोर इश्यूज़ हैं जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली पुलिस पेट्रोलिंग अगर प्रोवाइड की जाए तो उससे वो मसले हल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट पार्किंग प्लाजास को डेवलप करे तो उससे बहुत मसले हल हो जाएंगे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने अपने TDAP और दूसरे डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, अगर वो यहाँ पे जेम एंड ज्वेलर्स के लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बना दे या ट्रेनिंग सेंटर्स बना दे या शॉर्ट कोर्सेज करे, उसके अंदर हमें बहुत आसानी हो जाएगी। उसके अलावा अभी नया दौर चल रहा है, AI का दौर चल रहा है। गवर्नमेंट अगर हमें AI के इसलिए कोई शॉर्ट कोर्सेज वगैरह करवाए, अगर गवर्नमेंट हमें इस लेवल पे सपोर्ट करती है ट्रेनिंग्स पे, तो हम इस डिपार्टमेंट को, इस ये जो इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बूस्ट अप कर सकते हैं। व्हाट अबाउट टैक्सेस में क्या कोई इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं कि रिसेंटली बजट में इंक्रीज़ हुए हैं या उससे पहले से ही आपके पास कीप ऑन इंक्रीजिंग, जिसे एक्यूमुलेटेड टैक्सेस कहते हैं आप, वो चलता हुआ आ रहा है? तो क्या इस पे पॉइंट मुझे क्लियर करिएगा, आवाम को भी क्लियर करिएगा। सर असल में मसला ये है कि गवर्नमेंट इसको इंडस्ट्री तो डिक्लेयर अभी तक सही तरह कर नहीं पाई है। हमें अगर इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को काम करना पड़ता है, अगर इंपोर्ट करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, या हमें अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर कोई मालूमात लेनी पड़ती हैं, तो हमारी इंडस्ट्री को कम से कम 4 से 5 इंडस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जो डील कर रही हैं। तो हमें आज तक खुद समझ नहीं आई कि किस इंडस्ट्री के पास किस काम के लिए जाना है। तो अगर गवर्नमेंट एक इंडस्ट्री या एक मिनिस्ट्री बना दे इस इंडस्ट्री के लिए तो उससे काफ़ी मामलात आसान हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा भी जो नया फॉर्म लॉन्च किया है टैक्सेस का, इनकम टैक्स का, वो 20 करोड़
टैक्स की हद तक लोगों के लिए दिया है, जिसके अंदर से ज्वेलरी इंडस्ट्री को डिलीट कर दिया गया। जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स के साथ आप आम आदमी को कंपेयर नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की कि आपके पास लेबर जो आती है वो एक ट्रेंड लेबर नहीं है, आप लोग खुद ट्रेन करते हैं उसको। क्या पाकिस्तान में बाकी शहरों के अंदर भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लेबर्स को ट्रेन करते हैं? जो जेम इंडस्ट्री है उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, जिस तरह मुजफ्फराबाद है, सरगोदा है, कराची है। वहाँ पे जो जेमस्टोन कटिंग और लैबोरेटरी वाला वर्क जो है वो उसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया है जहाँ पे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन अभी तक पिंडी जैसा और इस्लामाबाद जैसा बड़ा स्टेशन जहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज़ भी अवेलेबल हैं और जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की काम करने वाली भी है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कोई बंदा नहीं है, ना ही कोई इंस्टीट्यूट अभी तक बनाया गया है। और जो नए बच्चे हमारी इस फील्ड में आते हैं वो भी एक दिन शागिर्द होते हैं और फिर शागिर्द से होते होते प्रमोट होते होते एक दिन उस्ताद बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है। अगर वही बच्चे प्रॉपरली, जिस तरह स्कूल में आप ट्रेनिंग देते हैं, उनको बच्चों को भी प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी एक बहुत बेनिफिशियल इस मुल्क के लिए पार्ट बन सकते हैं, जिसके अंदर आपके अंदर फ़ॉरेन रेमिटेंस आ सकती है अगर यही गवर्नमेंट प्रमोट करें इन लोगों को और ये लोग बाहर जाएं, तो इनसे अच्छी लेबर कोई भी नहीं है। और दुनिया में पाकिस्तान का जो सपोर्ट, जो ज्वेलरी है वो हाथों हाथ बिकती है, लेकिन हमारी लेबर जो है इसको प्रमोट करने के लिए कोई नहीं है। जिस तरह सर ने भी हमें बताया कि पिंडी इस्लामाबाद एक बहुत बड़ा स्टेशन है, इसके अंदर हमारे पास कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस फील्ड के बच्चों को ट्रेन कर सके। हमारी गवर्नमेंट से अपील यही है कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलप करें जिस तरह बाकी शहरों में है, ताकि हमारे इलाके के बच्चे भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर हम इंपोर्ट नहीं कर सकते तो क्या हम माइनिंग करके गोल्ड भी तो निकाल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है? जब भी आप बात करते हैं कि माइनिंग की, नए माइंस इंस्टॉल करने की या नए माइंस के लिए मशीनरी मंगवाने की या नए माइंस की कंपनीज बनाने की या माइंस अलॉट करने की, तो कभी भी गवर्नमेंट ने हमें अपने इंटरेस्ट के साथ नहीं बुलाया और ना ही हमें कभी आज तक कहा है कि आप आके हमसे बात करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं या हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त भी माइनिंग कर रहे हैं वो इस लेवल में माइनिंग कर रहे हैं कि 50% से ज़्यादा या बल्कि 25% से ज़्यादा जो माइनिंग हो रही है उसके अंदर जो सोना निकाला जा रहा है वो लॉस पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सोना निकालते हैं वो बड़े नगेट्स को और मट्टी को तो देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बाकी मज़ीद पार्टिकल्स हैं जिससे हम रॉ मटेरियल सिर्फ एक ट्रेन हैंड ही निकाल सकता है, उसको वो फॉरगो कर रहे हैं और वो सारा पानी में दोबारा दरियाओं में बहा दिया जाता है। दैट मीन्स हम इस लेवल पे जाके हम लोग अपना माइनिंग का जो काम है वो ख़राब तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या हम अनस्किलफुल हैंड से हम परफॉर्म कर रहे हैं? हम बेसिकली अनस्किलफुल हैंड्स के साथ काम करवा रहे हैं उन लोगों से जिनको पता ही नहीं है कि माइनिंग होती क्या है। सिर्फ एक मशीन लगा के उसके ऊपर कारपेट डाल के और मिट्टी डालने से तो माइनिंग नहीं होती। वो जो उस गोल्ड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उस जो पाउडर के अंदर पार्टिकल्स हैं, उसको पकड़ने के लिए स्पेशल केमिकल्स की ज़रूरत होती है, जो शायद अगर गवर्नमेंट सप्लाई करे या प्रोवाइड करे तो उसकी आउटपुट इंक्रीज़ हो सकती है। ऐसा मैसेज जो आप गवर्नमेंट को और हमारी आवाम को देना चाहें तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर शेयर करिएगा। हमें सर, आवाम को तो यही मैसेज है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें और अपने फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो इस मुल्क में कंट्रोल बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में जब रेट्स इंक्रीज़ होंगे तो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए एक बहुत हैंडसम अमाउंट्स कलेक्ट हो जाएंगी जो आपको कल को फ़ायदा देंगी। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप को फॉरेन रेमिटेंस चाहिए और फॉरेन रेमिटेंस हासिल करने के लिए 2-3 सोर्सेज हैं। एक सोर्स ये कि आप हमें एक्सपोर्ट्स के लिए इजाज़त दें, इंपोर्ट इसके लिए इजाज़त दें, इस फील्ड के लिए, इंडस्ट्री के लिए। और साथ जो हमारी लेबर है, जो हाईली स्किल्ड लेबर है, उसको अगर आप फ़ॉरेन में भेजें तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा फॉरेन रेमिटेंस कलेक्ट होकर हर साल मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज पैशन न्यूज़ वालों ने हमारे पास आए और हमारे जो मुतालबात थे और जो हमारे रिक्वेस्ट थी वो गवर्नमेंट लेवल तक पहुंचाने में हमारी मदद की और आवाम को भी हमारा मैसेज दिया
कि वो भी अपने लिए फलाह बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं फ्यूचर में। और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करी हमारी बिहाफ के ऊपर कि वो हमारे लिए सपोर्ट करें ताकि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकें। माशाल्लाह से पैशन न्यूज़ और पैशन फाउंडेशन एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है और हमारे लिए हम इनके लिए बहुत दुआ गो हैं कि अल्लाह इनको तरक्की दे और ये इसको मज़ीद आगे लेके चलें और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम हमारे साथ कंज्यूम करने का। प्लस इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अपने जितने भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपर लेवल तक पहुंचा सकें और उनको हम लोग कवर अप कर सकें। थैंक यू फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट बुलेटिन में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।